नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में बताऊंगा। भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक महान विजेता और कुशल सेनानायक था, बल्कि उसकी गणना एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी की जाती है। उसने न केवल एक राज्य की स्थापना करी, बल्कि उसे एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास भी किया। आरंभिक तैमूरी शासक जैसे बाबर और हुमायूं ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना करी, तथापि प्रशासन के क्षेत्र में उनकी देन नगण्य थी। इसके विपरीत शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था ने अकबर के सामने एक आदर्श का स्थापना की। अकबर ने शेरशाह सूरी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को ही संशोधित और परिवर्तित करके अपनाया। लंबे समय की अराजक अवस्था को समाप्त कर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। इतिहासकार कानूनगों ने भी शेरशाह सूरी को अफगान शासकों में महानतम प्रशासनिक और सैनिक प्रतिभा का व्यक्ति माना है। उसने 5 वर्षों की अल्प अवधि में ही आश्चर्यजनक प्रशासनिक प्रतिभा का परिचय दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ योजनाएं जारी रखी और इसका वर्णन उसने तारीख-ए-फिरोजशाही में किया है, परंतु इस विषय में क्रूक का मूल्यांकन अधिक ठीक है। उसके अनुसार वह पहला मुसलमान बादशाह था जिसने अपनी प्रजा की भलाई का अध्ययन किया। उसने यह देखने की बुद्धि थी कि सरकार लोकप्रिय होनी चाहिए और राजा को लोगों की भलाई के लिए शासन करना चाहिए। भूमि कर उचित आधार पर निश्चित होना चाहिए और देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शेरशाह सूरी ने मुस्लिम कानूनों को नरम बनाया और न्याय का प्रबंधन किया। केवल 5 वर्षों के समय में इतने अधिक सुधार किए जाने से पता चलता है कि शासन में उसकी कितनी योग्यता थी। कीन ने लिखा है कि किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस पठान शासक की भांति अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया था। तारीख-ए-शेरशाही का लेखक अब्बास खां शेरवानी भी शेरशाह सूरी के प्रशासन की प्रशंसा करता है। हम सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासकों की भांति शेरशाह सूरी भी एक निरंकुश शासक था और समस्त शक्ति और सत्ता उसी में थी। शासन नीति और दीवानी तथा फौजदारी मामलों के संचालन में शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित रहती थी। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि केवल उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरा करते। शासन की संपूर्ण शक्तियां शेरशाह सूरी में केंद्रित थी। अपने प्रशासन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को अनेक भागों में बांटा। सर्वप्रथम विभाग है दीवान-ए-वजारत। इस विभाग का मंत्री वजीर कहलाता था और वित्त और लगान संबंधी कार्य उसे करने होते थे। साम्राज्य की आय और व्यय संबंधी प्रबंध उसे ही करना होता था। शेरशाह सूरी स्वयं मालगुजारी विभाग की कार्य पद्धति से पूर्ण रूप से परिचित था, इसलिए इस विभाग के कार्यों में उसे विशेष दिलचस्पी थी। दीवान-ए-आरिज। यह विभाग आरिज-ए-मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन होता था। सेना का अनुशासन, प्रबंधन और भर्ती का कार्य उसी के पास था। सेना में वेतन वितरण का प्रबंधन भी उसे ही करना पड़ता था। दीवान-ए-रसालत। यह विदेश मंत्री के अधीन था। विदेशों से आने और जाने वाले राजदूतों और राज प्रतिनिधि मंडलों से संपर्क स्थापित करना इसका मुख्य कर्तव्य था। कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी इसे ही संभालना होता था। दीवान-ए-इंसाफ। इस विभाग के मंत्री को शाही घोषणा और संदेश लिखने का कार्य करना पड़ता था। गवर्नरों तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना तथा उसके सरकारी रिकॉर्ड रखना इसी के जिम्मे था। दीवान-ए-कज़ा। मुख्य काजी के अधीन था, जिसका कार्य अभियोगों की सुनवाई करना और निर्णय देना था। दरोगा-ए-डाक चौकी राज्य का गुप्तचर विभाग था, जो राज्य में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का समाचार शासक तक पहुंचाता था। डाक व्यवस्था की देखभाल भी इसी के अधीन थी।
इसके अतिरिक्त बादशाह के महलों तथा नौकर चाकरों की व्यवस्था के लिए भी एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा। शेरशाह सूरी के प्रांत के विषय में डॉक्टर कानू नगो का कहना है कि उस समय राज्य में सरकार सबसे बड़ा खंड था। प्रांत अकबर महान के आविष्कार थे, किंतु डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांत अकबर से पहले भी विद्यमान थे और यह कहना गलत है कि प्रशासन के लिए सरकार एक सबसे बड़ा ही खंड था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने इस बीच मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि सरकार ऐसे प्रशासनिक खंड थे जो प्रांतों से मिलते जुलते थे और जो एकता कहलाते थे और प्रमुख अधिकारियों के अधीन होते थे। शेरशाह सूरी के समय फौजी गवर्नर की नियुक्ति भी होती थी। फिर भी शेरशाह सूरी के प्रांतीय प्रशासन के विषय में हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित नहीं करके सीधे सरकारों में विभाजित कर दिया था। अब्बास का सरवानी के अनुसार शेरशाह सूरी के सल्तनत में 66 सरकारें थीं। प्रत्येक सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी थे, सिकदार ए सिकदारन और मुंसिफ ए मुंसिफार। सिकदार ए सिकदारन का कार्य सरकार के प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में होता था तथा विभिन्न परगनों के सिकदारों पर प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके कार्य का निरीक्षण करना भी उसका मुख्य काम था। अपनी सरकार में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा विद्रोही जिम्मेदारों का दमन करना भी उसका कर्तव्य था। मुंसिफ ए मुंसिफान मुख्यतः एक राजस्व अधिकारी था। अपने अंतर्गत सरकार में राजस्व की वसूली करवाना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना और अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। प्रत्येक सरकार को कई परगनों में बांटा गया था। शेरशाह सूरी ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक खजांची और 2 लिपिक नियुक्त किए गए थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जो परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करता था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का फैसला करना, भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था की देखभाल करना था। इसके अतिरिक्त एक कानूनगो भी होता था जो अर्ध सरकारी अधिकारी माना जाता था और परगने के लगान संबंधी कार्यों की उसे पूरी जानकारी होती थी। कानूनगो यानी लिपिक का मुख्य कार्य राजस्व का लेखा जोखा रखना था। एक हिंदी में और एक फारसी में हिसाब किताब रखा जाता था। फौजदार परगने का खजांची होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। सरकार की ओर से वहाँ कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, परंतु गांव का मुखिया, पटवारी, चौकीदार आदि को सरकार स्वीकार करती थी और शासन में इनकी सहायता लेती थी। गांव में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना मुकदम अर्थात मुखिया का मुख्य कर्तव्य था। वह अपराधियों का पता लगाता था। शेरशाह सूरी ने स्थानीय उत्तरदायित्व का महत्व को समझा। वह जानता था कि जो चोरी डकैती होती है उसमें स्थानीय अधिकारियों का हाथ होता है, अतः मुखिया अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। मुकदम के अतिरिक्त पटवारी और चौकीदार भी होते थे। पटवारी भूमि का लेखा रखता था और चौकीदार उसकी सहायता करता था। वयस्क और बुजुर्ग लोगों की गांव में एक पंचायत भी होती थी जो गांव की व्यवस्था के साथ गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा भी करती थी। ये था अकबर का प्रशासन की व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे अकबर की भू राजस्व की व्यवस्था। मालगुजारी की व्यवस्था शेरशाह सूरी की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। अपने पिता की जागीर का प्रबंधन करते समय उसने भू राजस्व के संबंध में समस्याओं का अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। यही कारण है कि जब शेरशाह सूरी शासक बना तो वह एक श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था की स्थापना कर सका। इस व्यवस्था की 3 मुख्य विशेषता थी। पहली, शेरशाह सूरी ने सदैव के लिए निर्णय कर दिया कि मालगुजारी की दर को खेत की वास्तविक नाप पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, प्रमुख फसलों पर मालगुजारी यथा संभव नगद वसूल की जानी चाहिए। और तीसरा, भूमि के नाप के लिए सल्तनत भर में एक ही मापदंड तय होना चाहिए। शेरशाह सूरी ने प्रत्येक गांव में खेती योग्य भूमि की पैमाइश करवाई, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई, उत्तम, मध्यम और निम्न। तीनों श्रेणियों की उपज को जोड़कर और 3 से भाग देकर प्रति बीघा जमीन की औसत पैदावार निकाल ली गई। इस औसत उपज का 1/3 भाग सरकारी हिस्से के रूप में किसानों से लिया जाता था। नगद की रकम पड़ोसी बाजारों में चालू भाव के आधार पर अंकित की जाती थी। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार
और किसान द्वारा अदा किए जाने वाले लगान दर्ज रहता था। प्रत्येक किसान को बदले में एक कबूलियात पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत उसे निर्धारित लगान देने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। लगान निश्चित करने की उस समय 3 प्रणालियाँ थीं: गल्ला बख्शी अर्थात बटाई, दूसरी थी नस्क या कनकूत और तीसरी थी नकदी अथवा जब्ती। गल्ला बख्शी अथवा बटाई का अभिप्राय था पैदावार का किसान के साथ हिस्से में बंटवारा। यह बटाई भी 3 प्रकार की थी: खेत बटाई, लांक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई से तात्पर्य था खली फसल को बांटना। लांक बटाई से था खलिहान में पड़ी हुई फसल को बांटना, जबकि रास बटाई से था खलिहान में अनाज में से भूसा निकालने के बाद बचे अनाज का हिस्सा लेने से था। नस्क अथवा कनकूत का मतलब था भूमि को मोटे तौर पर पैदावार आंकन से था, जबकि नगद अथवा जब्ती से आशय था किसान और सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अंतर्गत 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित हो जाता था, चाहे खेती में कितनी पैदावार हो अथवा न हो। इन तीनों ही प्रणालियों में से किसान बटाई प्रणाली को अधिक पसंद करता था। ऐसा नहीं कि शेषा सूरी ने किसानों को परेशान किया। शेषा सूरी किसानों की भलाई का पूरा ध्यान रखता था। उसका विश्वास था कि किसानों का हित साधन करने से ही सरकार को सदैव लाभ होगा। शेषा सूरी की आज्ञा के अनुसार राजस्व निर्णय के समय किसानों से सदैव अच्छा व्यवहार किया जाता था, परंतु माल गुजारी संग्रह करते समय नहीं। शेषा सूरी ने अपने अधिकारी को यह आज्ञा दी थी कि सेना कूच करते समय किसानों की फसलों को किसी प्रकार से नष्ट न करे। यदि किसी किसान की फसल को हानि पहुंचती थी तो सरकार उसे क्षतिपूर्ति भी देती थी। जो लोग कृषकों को सताते थे, शेषा सूरी उनके साथ कठोरता का व्यवहार करता था। लगान के अलावा किसानों को 2-3 कर और देने पड़ते थे। लगान के अतिरिक्त सरकार किसानों से जमीन का सर्वे करने वाले का मेहनताना और लगान वसूल करने वालों का मेहनताना भी वसूल करती थी। ये अतिरिक्त कर जो जरीमाना सर्वे करने वाले व्यक्तियों का और महासिलाना कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों की फीस के रूप में माने जाते थे। प्रत्येक को अदा किए हुए लगान का 2.5 से 5% तक अतिरिक्त कर जरीमाना और महासिलाना के रूप में देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लगान पर 2.5% कर अनाज नकद के रूप में देना होता था, जो एक प्रकार से खाते में जमा होता, जिसमें से रकम को अकाल या अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप के समय जनता की सहायता के लिए निकाला जाता था। किसानों को यह भी सुविधा थी कि वे अपना लगान नकद या जिन्स के रूप में दे सकते थे, लेकिन सरकार नकद लगान वसूल करना ही अधिक पसंद करती थी। ऐसा नहीं कि शेषा सूरी की राजस्व व्यवस्था पूर्णतः सही थी, उसमें कोई कमियां नहीं थी। अभी तो शेषा सूरी के लगान व्यवस्था में भी अनेक कमियां थी। पहली कमी यह थी कि औसत उपज पर लगान वसूल करने से तीसरी श्रेणी के भूमि के मालिक किसानों को उत्तम श्रेणी के मालिक किसानों की तुलना में अधिक लगान देना पड़ता था। दूसरा, पैदावार में से 1/3 हिस्से के अलावा किसानों को अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिससे किसानों का जीवन कष्ट में हो जाता था। तीसरा, सरकार मालगुजारी को नकद में सही सूचना के पश्चात सही पूछताछ के द्वारा इकट्ठा करती थी, परंतु सरकार तुरंत खबर पहुंचने और वहां से हुक्म जारी करने पर निश्चित रहती थी, न कि वास्तव में लगान की क्या दर है इस पर वो इंतजार नहीं करते थे। इस प्रकार लगान वसूली में बहुत देर हो जाती थी और बीच में बहुत सी भूलें हो जाती थी। जमींदार प्रथा को शेषा सूरी ने पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया। इस कारण जमींदार भूमि के निवास करने वाले किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। शेषा सूरी अपने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को नहीं रोक सका, उसमें बहुत दोष थे। इस प्रकार इन सब दोषों के बावजूद भी शेषा सूरी की लगान व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी थी। यह पहला अवसर था जब शासक ने किसानों की भलाई और उन्नति को ध्यान में रखा और प्रत्येक किसान और सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेषा सूरी ने प्रशासन में नए आविष्कार किए और नई बातों को जोड़ा। अब हम शेषा सूरी की अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।